वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 155 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक 154 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 155 तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सोन नदी की सहायक नदी नहीं है? घाघर, रिहंद, बनास, रामगंगा। देखिए, सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है सोन नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो सोन नदी की सहायक नदियों में घाघर है, रिहंद है, बनास है, रामगंगा नहीं है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी, रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है। ये जो सोन नदी है वो यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली। तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है। अब सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो घाघर है, जोहिला है, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल। क्वेश्चन नंबर 2 रामगंगा पर है। रामगंगा नदी डैश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। ए है इसका आंसर। रामगंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और रामगंगा उत्तराखंड राज्य से निकलती है। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? 596 किलोमीटर। रामगंगा गंगा नदी की एक सहायक नदी है। रामगंगा कन्नौज जिले के पास गंगा में मिल जाती है। सारे बुलेट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। यूपी में प्रवेश कर रही है बिजनौर जिले से और गंगा में मिल रही है कन्नौज जिले के पास। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी में मिल जाती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश के जिस जिले से यमुना नदी में मिल जाती है, यानी चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, इटावा से, ठीक है, इटावा। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा जिले में यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 32 किलोमीटर तक बहती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम्स में। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण है, यानी नोडल मंत्रालय या नोडल एजेंसी है? पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय तो इसका उत्तर है नहीं, पंचायती राज मंत्रालय भी इसका उत्तर नहीं है। बताइए, ए है या डी है? ए है या डी है? डी है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। वन अधिकार अधिनियम भारत या अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम को जनजातीय अधिकार अधिनियम या जनजाति भूमि अधिनियम जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके लिए जनजाति कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने अनुच्छेद 226 में संशोधन करके मतदान करने की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। दो कथन वाला है क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है क्या? जेल में विकृत दिमाग वाले लोगों और अपराधियों को अपना वोट डालने से वंचित किया जा सकता है क्या? और यह है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर।
देखिए, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी वयस्क नागरिकों को उनके लिंग, ठीक है, उनके पास धन है या नहीं है, उनकी क्या जाति है या किसी अन्य आधार पर ध्यान दिए बिना वोट देने और अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार है। इसलिए कोई भी अमीर हो या गरीब हो व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है। हालांकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में विकृत दिमाग वाले लोगों और अपराधियों को अपना वोट डालने से वंचित किया जा सकता है। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, बताइए भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? नीति आयोग या चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद भी याद रखिए इसका, 324। तो भारत में चुनाव चिन्ह भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 नामक आदेश द्वारा जारी किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आरक्षित और मुक्त प्रकार। आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए उस पार्टी द्वारा खड़े किए गए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को विशेष आवंटन के लिए आरक्षित किया जाता है, जबकि एक मुक्त प्रतीक आरक्षित प्रतीक के अलावा एक अन्य प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय राज्य झारखंड में एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना किसने की? बाबूलाल मरांडी, बेबू सोरेन, हेमंत सोरेन, विनोद बिहारी महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सीएम को अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ईडी ने जेल में डाल दिया। ठीक है, काफी चर्चा में रहा वो। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, भारतीय राज्य झारखंड का राज्य राजनीतिक दल, इसकी स्थापना की थी विनोद बिहारी महतो ने। ठीक है, विनोद बिहारी महतो ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। एक व्यक्ति और थे, शिबू सोरेन। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने एक साथ आकर 15 नवंबर 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। ठीक है, वे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के नेता थे कि एक अलग राज्य बनाया जाए झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का एक राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, यानी CSIR है? बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत हो सकता है CSIR? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। यहाँ वैज्ञानिक है, यहाँ विज्ञान है। औद्योगिक अनुसंधान है तो उद्योग है। तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, तो कभी नहीं मार सकते, पढ़ा होगा तभी करेक्ट होगा। इसका शिक्षा मंत्रालय तो है नहीं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी नहीं है, विज्ञान इसमें भी है वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है? सी की है, ए की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है CSIR। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? नई दिल्ली में। देखिए, औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। CSIR के पास देश भर में फैले 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों का एक नेटवर्क है। वैज्ञानिक अपरिभाषित औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो विकल्प सी सही हो गया। और CSIR भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है और दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक वित्त पोषित संगठनों में से एक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात करें तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। 2 कथन वाला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो इसकी नियुक्ति करेगा राज्य का राज्यपाल। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, यही अपना आंसर हो जाना चाहिए क्योंकि पहला वाला सही है। 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, उसके कार्यालय की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के कार्यालय से संबंधित है।
और वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। वह कौन? राज्य का महाधिवक्ता। और भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी स्टेट के गवर्नर के द्वारा। भारत में महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान ने तय नहीं किया है। वह राज्य के राज्यपाल के इच्छानुसार पद पर बना रहता है, यानी प्रसाद यंत्र। जैसे केंद्र में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता भी राज्य के राज्यपाल के प्रसाद यंत्र है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? भारतीय संविधान के अनुसार संघ का प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है। देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो। और अनुच्छेद 55(3) के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुपालन में उसे एकल हस्तांतरण या वोट के साथ निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। योग्यताएं की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए उसको, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करता हो वो, और राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय में लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल से संबंधित ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 169, 163, 153, 176, किसमें क्या क्या होगा मिलान कर दीजिए। राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण। राज्यों के राज्यपाल। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। राज्यों को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। देखिए, दूसरे का तो पता ही होगा। 169 में है राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण, और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 में है ये। 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं और राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 176 में। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, बी का 4 एग्जैक्टली वैसे ही। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और सी का 3, डी का 4। सी का 3, डी का 4 यहाँ पर भी है, लेकिन ये पहला वाला गलत है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, राज्य विधानमंडल से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। स्टेट या पीसीएस में जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी तो नहीं करती इस तरह के सवालों को अनुच्छेद पूछकर। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 163 राज्यों को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन और राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है 169 में। बाकी विधानसभाओं की संरचना 170 में, विधान परिषदों की संरचना 171 में, राज्य विधानमंडल की अवधि 172 में, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता 173 में, राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन 174 में, सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार 175 में, राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण 176 में, इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 177 है सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। ये साइंस का प्रश्न आ गया है। प्रथम घरेलू विद्युत रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का आविष्कार किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, सोमते पावो, कोक्रेल, फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ। पहला, विश्व का पहला या प्रथम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज बनाया था फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने। ए है इसका आंसर। कब? 1913 में। 1913 में अमेरिकी फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने प्रथम घरेलू इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया, जिसमें एक आइस बॉक्स के शीर्ष पर एक प्रशीतन इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बहुत पूछा गया प्रश्न, बैंक में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, स्टेट पीसीएस में पूछा गया। एक्सरे की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टाइन, डब्ल्यू के रॉन्टजन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन। ये सब इम्पोर्टेंट है, पहले वाले भी, सी वाले भी, डी वाले भी, लेकिन यहाँ उत्तर है डब्ल्यू के रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर बी। 1895 में बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से निर्वहन के अध्ययन के दौरान जर्मन वैज्ञानिक थे ये, जर्मन प्रोफेसर डब्ल्यू के रॉन्टजन ने अचानक एक्सरे की खोज की
उन्होंने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब से कुछ विकिरण निकल रहे थे जो उन वस्तुओं से गुजरने की क्षमता रखते थे जो साधारण प्रकाश में अपारदर्शी थीं। इन किरणों को एक्स-रे या रोंटगन किरणें कहा गया इन्हीं के नाम पर। ये किरणें तब उत्पन्न होती हैं जब तेज गति का इलेक्ट्रॉन उच्च परमाणु भार पर गिरता। ठीक है, तेज गति का इलेक्ट्रॉन उच्च परमाणु भार पर गिरता है। बाकी जो ऑप्शंस में दूसरे विकल्प थे, अनरेस्ट रदरफोर्ड को रेडियोधर्मी के अर्ध जीवन काल की अवधारणा की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 15 प्रश्न थे जीएस के, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।